होगा तो चेंज हो रहा है, लोगों को भी हो रही यार है। वो बाकी ठीक है, मैं भी डाउन ही था। फ्लू ओवर कर रहा, लेकिन ये तो क्या कर रहा है। मैंने नबी शादा की इधर में वो आ गए। मैं भी सारे ये लेके देखी शादा भी और सच नहीं खाए। उसके बाद चने खा लेंगे फिर भी थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या बात, स्टमक खराब हुई है। नहीं वो फिर थोड़ी सी ना खराश हो गई मेरे। अच्छा यार हो गया, ये देखो कि वो किधर है यार, उधर प्लीज देखिएगा यार, बुक्स पढ़ी होंगी मैंने ये लगा ली है बुक, और साथ में ना वो पेजेस एलसीडी के प्रिंटेड पड़े होंगे जी। वीडियो और ऑडियो जा रही है, मैं आपको बताता हूँ। उधर जब ये यहाँ पे होता है ऑडियो और वीडियो दोनों वाइट आ रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो फर्स्ट आपका मैसेज आ गया जी, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आप क्लास आप शुरू हो रही है 0730 से, तो आप मुझे 0700 इस पे काइंडली आप मुझे ना वो मैसेज कर दिया करो, मैसेज भी व्हाट्सएप कर दिया करो। व्हाट्सएप में वैसे भी सारा दिन करते रहते हैं, 11 बजे भी जब जब दिल करता है, तो आप जी प्लीज बैठे। सर ये बुक नहीं है, अच्छा एक और बुक थी वो सर हम दल पास है वो घर गया। अच्छा, और उसके अलावा और भी थी, तो बैठो ना क्लास लो नहीं सर मुझे काम है यार, दे क्लास है भी एक तो काम मेरे सर वो दोस्त आ रहे हैं उनको लेने जाना। ले आओ फिर जाके। थैंक यू भाई। ओके थैंक यू। अच्छा तो मैसेज आपका वो पैगाम आ गया, तो नोट कर लिया हमने। अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बैच थ्री जो है वो कल से अगर क्लास लेना चाहे तो ले ले, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यू कर ले और तैयारी शुरू करें बैठ के। उनका सिर्फ एक टॉपिक रह गया, कौन सा, ये वाला। तो जब ये टॉपिक होगा तो हम उनको रिक्वेस्ट कर देंगे, जी मुझे साहब वेलकम, हम जो आपकी ऐसा करे थे इसको कुछ यार ये देखो, और एडमिट कर देना जो भी यार, देखे ना वेरीफाई करने के बाद। अच्छा तो कुछ पहन के आओ, आजकल वेदर चेंज हो गया, ये तंग करेगा ये आपके सेहत इस तरह के बंदों को उनको जरूरत नहीं होती। अच्छा तो बैच 3 नोट करेंगे, बैच 3 का सिर्फ ये लेक्चर रहता है, तो कल से वो लेक्चर लेने की बजाय उनका जो टाइम बच गया है वो पढ़े बैठ के अपनी तैयारी करें, अपने बुक्स को पढ़ें। सॉरी बैच 1 यार, ये रिप्लेस कर ले बैच 1। मैं क्या नवे नाली बाहर सॉरी बैच इधर मैं आधी क्लास तारिक साहब लेते हैं मैं भी बात कर दूसरी क्लास में तारिक साहब होते हैं। तो बैच 1 के बारे में ये है कि बैच 1 का कोर्स कवर है। बैच 1 अपना डिसकंटिन्यू करें और फोकस करें रीडिंग के ऊपर, जितनी ज्यादा रीडिंग कर सकते हैं वो रीडिंग करें, और जिस दिन हम ये टॉपिक करेंगे हम उन्हें कहेंगे एक दिन पहले बता देंगे कि हम ये टॉपिक करने लगे, आप लोग भी क्लास को ज्वाइन करें। बैच 2 का सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एफबीआर एक्ट का पहला लेक्चर ये कंप्लीट है। तो आज इनका ये कंप्लीट हो जाएगा सारे का सारा, बैच 2 का ये वाला। तो बैच 2 का पीछे इनकम टैक्स रह गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो बैच 2 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का उनका सेक्शन 9 से लेकर और सेक्शन 17 तक और फिर 18 और 21 तक अभी उनका हो गया ये वाला, ठीक है। उनको जो वीडियो सेंड हो चुकी हैं वो आगे फिर 55 से लेकर 65 तक भी हो गई हैं और 137 से लेकर 146 तक। तो मीनिंग देयर बाय के या 21 से लेकर और
और 55 तक उनका पोर्शन रहता है ये वाला। तो ये हो जाएगा उनका बैच 2 का। और बैच 2 साथ साथ ये क्लास जो बैच 3 की चल रही है इसके साथ शामिल रहें और क्लास को अटेंड करते रहें। मेन वाला हम ये उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो जो बैच 3 है, जो जिसको मैं कह रहा था कि ये डिसकंटिन्यू कर ले, वो डिसकंटिन्यू नहीं करें, वो बात को सुने। ये पेपर तक या अंटिल कंप्लीशन ऑफ सिलेबस ये साथ ही रहेंगे। तो मानेगा जी। बैच 3 तो बेसिकली क्लास हो रही है इनकी, बेसिकली क्लास आप लोगों की है और 1 और 2 को तो हमने साथ में गेस्ट के तौर पे बुलाया होता है। तो ये क्लास आपकी है। हाँ, तो आपका फेडरल एक्साइज ड्यूटी में तो कोई शक नहीं है आपका बैच 3 का। और सेल टैक्स में आपके पास कितने पहुंच गए? सेल टैक्स एक्ट कोई पता नहीं है। चलें आपको मैं बताऊंगा शेयर करके कि सेल टैक्स एक्ट के कितने लेक्चर दे दिए और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कितने आ गए। तो आपका साथ रहेगा जब तक वो हम कंप्लीट नहीं कर लेते। और जो नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं उनकी जो मिसिंग है उनको हम प्रोवाइड कर देंगे, साथ साथ में स्टूडेंट ऐड भी हो रहे हैं। तो आज हम रिमेनिंग पोर्शन जो है एफपीआर एक्ट का, एफपीआर एक्ट का रिमेनिंग पोर्शन है उसको देखते हैं कि बुड्ढू साहब कल आपने क्लास ऑनलाइन भी नहीं ली ना? तो कहाँ थे आप? बाहर कहाँ पे? ठीक नहीं था। अच्छा, बाकी तबीयत आजकल डाउन चल रही है मोस्टली बंदों की ना, मौसम चेंज हुआ। वेदर चेंज हो गया। अच्छा, तो हमने कल जब डिस्कंटिन्यू नहीं ली अभी नहीं, नो टॉकिंग आए क्लास में, क्योंकि फिर वो हम बैच 1 की बजाय बैच 3 का काम करवा रहे होते हैं, तो ये आप लोग ज़्यादा गपशप करते हैं। ठीक है ना? ऐसी है। तो गप हम बाद में करेंगे। नवाज साहब इसको संभालें, ये क्या करते हैं। अब आगे जी सेक्शन नंबर 11। 10 से हमने डिसकंटिन्यू किया था और हम 11 से पढ़ेंगे। 11 में से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे तो कम बन रहे हैं एफपीआर एक्ट से। और सेक्शन वैलिडेशन भी हो गया। तो साथ में मैंने क्या 10 बुलेटिन क्या था, डायरेक्शन फॉर गाइडेंस। हाँ, तो यही डायरेक्शन की चीज़ उन्होंने किसकी माननी होती है? इंस्ट्रक्शन जो आती है तो बोर्ड की मानी जाएंगी ना। जो भी वो डायरेक्शन देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी आर्डर देंगे, उसके अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे ना। अच्छा, अब बात बनेगी बजट एंड अकाउंट्स ऑफ द बोर्ड। ये वाली इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बजट एंड अकाउंट्स ऑफ द बोर्ड। बोर्ड मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 11। इसमें क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है? कहता है ईच ईयर के, नंबर 1, एक साल छोड़ के नहीं, हर साल के, हर साल के आप बजट एंड अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे। ठीक है जी। और क्या करेंगे आप? अच्छा, जब आप बनाएंगे अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर क्या होगा? इसमें 2 चीजें होंगी, रिसीट एंड पेमेंट्स, नंबर 2 बजट एस्टीमेट्स। ये 2 चीजें होंगी कि आप रिसीट एंड पेमेंट्स और बजट एस्टिमेट्स। रिसीट एंड पेमेंट्स का आपको पता होगा कि जो सरकारी इदारे होते हैं वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं होते। उनके जो अकाउंट्स है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है, वो नहीं बना रहे होते, बल्कि वो रिसीट एंड पेमेंट्स के अकाउंट की जो आया और जो हमने पे किया इसका अकाउंट बना रहे होते हैं। और बजट एस्टिमेट्स, इन दोनों के आपने ये चीज़ें बनानी है, बना के आपने सबमिट करनी है। अब ये होगा कि सबमिट किसको करनी है, किसको होगा जी सबमिट? नहीं, यहाँ पे जो पेपर में लिखा है हमने वही लिखा है, फाइनेंस टू बी। किसको सबमिट की जाएंगी? ये वाले
बना के अकाउंट्स फाइनेंस डिवीजन को सबमिट किए जाएंगे। अच्छा, क्या बोर्ड जो है किसी भी वक्त पे एक्सपेंडिचर को इनकर कर सकता है? क्वेश्चन आएगा कि क्या बोर्ड किसी भी वक्त एक्सपेंडिचर को इनकर कर सकता है, एक्सपेंडिचर कर सकता है? कहते हैं अप्रूवल के बाद, आफ्टर अप्रूवल, आफ्टर अप्रूवल ऑफ बजट बोर्ड जो है वो एक्सपेंडिचर कर सकता है। बोर्ड रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, कि फॉर एग्जांपल एक जगह पे एलोकेट हुए पड़े हैं, मिसाल के तौर पे सड़कें बनानी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रीअप्रोप्रिएट होता है कि जिस काम के लिए उनको एलोकेट किया गया उससे निकाल के किसी और काम पे लगा देना। ठीक है, तो बोर्ड ये भी कर सकता है, लेकिन अप्रूवल जब हो गई है बजट की उसके बाद, पहले नहीं करेगा। और जब ये इस्तेमाल कर रहा होगा तो फाइनेंस डिवीजन की जो इंस्ट्रक्शन होंगी उनको फॉलो करते हुए ये इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें एक ये क्वेश्चन बन रहा है कि सबमिट करेगा फाइनेंस डिवीजन को। ठीक है, हर साल वो बजट एंड अकाउंट्स बनाएगा, तो इसमें शामिल क्या होगा? रिसीट एंड पेमेंट्स एंड बजट एस्टिमेट्स, ये होंगे। इसके अलावा कहता है कि अकाउंट्स किस प्रोसीजर के मुताबिक बनाने जाते हैं। ये हो सकता है कि प्रोसीजर कौन से आप यूज करेंगे। पाकिस्तान में एक अदारा है CGA, ये सबको पता होगा, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स पाकिस्तान, CGA पाकिस्तान। तो जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे भुट्टो साहब, वो अकॉर्डिंग टू किस अदारे के प्रोसीजर्स के मुताबिक बनाए जाएंगे? कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स से जो प्रोसीजर सेट किए हुए हैं उन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा और अकाउंट्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, इनको ऑडिट कौन करेगा जो अकाउंट्स बनेंगे? जी, इसके लिए भी पाकिस्तान में एक अदारा है AGP, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑडिट के लिए अपने आप को सरगर्म करेगा, और जो प्रोसीजर्स है किस प्रोसीजर के मुताबिक अकाउंट्स को तैयार किया जाना है वो कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये तो अकाउंट्स है ना, एक होता है एनुअल, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। जी, कहते हैं हर साल एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी तैयार करेगा। अब एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है किसको सबमिट की जाएगी? ठीक है, ये फेडरल गवर्नमेंट को होगी। इसमें जो चार बन सकते हैं वो अब हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये अकाउंट्स हर साल कहते हैं वो प्रिपेयर करेगा, अकाउंट्स के अंदर क्या होगा? रिसीट एंड पेमेंट्स और बजट और एस्टिमेट। सबमिट किसको करने हैं अकाउंट्स को? वो फाइनेंस डिवीजन को करने हैं। फिर किस प्रोसीजर के मुताबिक अकाउंट बनाए जाने हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक। ऑडिट किसने करना है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में। वो अकाउंट्स बने थे, एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बनानी है। ठीक है, तो रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है? फेडरल गवर्नमेंट को। यही 1 2 3 4 5 6 ये चीजें सेट हो सकती है। इसके अलावा और कोई घंटा नजर नहीं आता इस पूरे सेक्शन में। हाँ जी, आगे 12वां सेक्शन सारे का सारा इसी को डील कर रहा है, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया, वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। एनुअल सेक्शन 12 ठीक हो गया जी। तो FBR जो है वो एनुअल रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के वो प्राइम मिनिस्टर साहब को देगा और फर्दर ले करेगा। किसके सामने ले करेगा? किसके सामने जाकर रख देगा?
दो अदारों के सामने रखेगा, नेशनल असेंबली के और सेनेट के। ठीक है जी। बोर्ड एनुअल रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा? बोर्ड प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करके प्राइम मिनिस्टर साहब को देगा और साथ ही वो नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर भी उसको ले डाउन करेगा। इसमें बस यही है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं कि सेक्शन 12 जो एनुअल रिपोर्ट जिसका जिक्र हो रहा था, पीएम साहब के पास अब एफबीआर प्रिपेयर कौन करेगा? एफबीआर करेगा। किसके पास ले जाएगा? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। और फर्दर वो ले भी करेगा किनके सामने? नेशनल असेंबली के सामने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सामने। इंडेमनिटी, ये सेक्शन छोटे छोटे हैं। जो पॉलिसी बोर्ड वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार देखिएगा। स्पेशल मीटिंग्स उनको जरूर देखिएगा। अच्छा, अब इंडेमनिटी ये क्या होती है? इंडेमनिटी से मीनिंग क्या होती है? कहते हैं कि आपके एक्शन की वजह से किसी को कोई भी उसके असरात हुए, कोई नुकसान हुआ, तो आप क्या करेंगे? उसको इंडेमनीफाई करेंगे, उसको कंपनसेट करेंगे। होता यह है कि आपने कोई एक्ट किया, आपने कोई एक्टिविटी की, आपकी एक्टिविटी की वजह से किसी को कोई नुकसान होता है तो आप कंपनसेट करें। लाइक आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया सेल और परचेज का, लेकिन आपने वो उस पर अमल नहीं कर सके और उस अमल ना करने की वजह से अगले बंदे को नुकसान हो गया। आप फर्नीचर बनाते हैं, मैं फर्नीचर का ट्रेडर हूँ, मैं आपको कहता हूँ मुझे इतना फर्नीचर बना के दे दो। अगले बंदों के घर शादी है, वो मेरे पास आए लेकिन मैंने आपको ऑर्डर दिया हुआ है। उनका शादी का दिन आ जाता है, आप बना के नहीं दे रहे, वो मेरे साथ आके लड़ते हैं, वो मेरे साथ पर्चा करवाते हैं, वो मेरे साथ कहते हैं कि आपने क्यों नहीं दिया। तो फिर वजह आप बन रहे थे। मिस्टर ए था, मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर है, मिस्टर बी दुकानदार है और सी खरीदार है। सी बी के पास आया कि मुझे फर्नीचर दे दो, इस डेट को मुझे चाहिए। बी ने इसको ऑर्डर कर दिया कि ए आप फर्नीचर पहुंचा देना। ठीक है, तो दिन आ गया, ए ने फर्नीचर पहुंचाया नहीं बी के पास, सी आ गई, इसके साथ लड़ पड़ा और इसका कोई नुकसान कर दिया। तो बी को जो नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ए उसको क्या करेगा? इंडेमनीफाई करेगा, इंडेमनिटी। तो यहाँ पे बोर्ड के बारे में डिस्कस हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट। क्या बोर्ड की भी कंपनसेशन होगी? वो ये कह रहा है कि जनाब बोर्ड के अफसरान, बोर्ड की अथॉरिटीज, जो कोई भी कानून के अंदर रहकर गुड फेथ के साथ काम कर रही है, तो किसी को नुकसान हो ना हो, जो मर्जी हो, ये इंडेमनिटी कोई नहीं होगी, कोई ये कंपनसेट नहीं करेंगे। किसी को ऑर्डर दिया इन्होंने, किसी ने प्रोसीडिंग्स की, लेकिन की गुड फेथ के ऊपर, तो गुड फेथ की वजह से किसी को कुछ भी हो जाता है तो बोर्ड कोई इंडेमनीफाई नहीं करेगा। बोर्ड पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि बोर्ड साहब आए और आकर 5-5 लाख के चेक तकसीम करें, नहीं। बोर्ड ने अपना अमल किया, उसने गुड फेथ में किया। वो हो सकता है कि मिसाल के तौर पे किसी बंदे को जनाब नोटिस जाता है, बंदा दिल का मरीज है, उसको दौरा पड़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। अक्सर बहुत लोग परेशान होते हैं जब इतना बड़ा नोटिस चला जाए तो शरीफ आदमी को, तो वो जनाब उसके घर वाले आके एफआईआर दर्ज करवा दें अफसर के ऊपर, तो अफसर पे एफआईआर नहीं होगी क्योंकि अफसर ने गुड फेथ में टैक्स कलेक्शन की जॉब उसे मिली, टैक्स कलेक्ट करने के लिए नोटिस दिया था उसने। ठीक है, तो ये वो वाली बात है यहाँ पे कि वो उनको पकड़ा नहीं जाएगा आके, बल्कि वो गुड फेथ में अपनी ड्यूटियाँ पूरी कर रहे हैं। तो ड्यूटी पूरी करते हुए अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो उसके अफसरान जिम्मेदार नहीं। हाँ जी, किसी के पास खुला पड़ा हुआ है ये एफबीआर एक्ट? पढ़ा है ना? चलो 14 बोलो फिर आप। सेक्शन नंबर 14 क्या कहते हैं? Power to create and maintain data bank. Section number 14 of the FBR Act 2017, power to maintain, Power to create
power to create and maintain data bank. database. अच्छा, अब कह रहा है कि बोर्ड के पास पावर है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाटा को क्रिएट करे, डाटा को ओरिजिनेट करे, बनाए, और बनाने के बाद उसको मेंटेन करे। ये क्यों करना चाह रहा है बोर्ड? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पावर क्यों ले रहा है? देखिए, आपने डेटाबेस को मेंटेन करना है इसलिए ताकि आप हिसाब रख सकें कि भुट्टो साहब ने इस साल क्या गोशवारे जमा करवाए, अगले साल क्या करवाने जा रहे हैं, डिस्क्रिपेंसीज क्या है। अगर आपके पास डेटाबेस होगी तो फिर ही आप एनालिसिस कर सकते हैं ना। अगर एक साल जो किया वो खत्म हो जाए, जिस तरह पुरानी किताबों में होता था, बाद में किताबें ढूंढते ढूंढते इतना टाइम लग जाता था कि फाइल ही नहीं मिलती थी और साल का टाइम पीरियड ज़्यादा गुजर जाता था। अब ये होता है कि मिसाल के तौर पर जाहिर की रिटर्नों का उन्होंने आपस में एनालिसिस करना है तो वो 1 2 3 क्लिक्स के ऊपर सारे सालों की निकल आती है। उसको सामने रखो, देख लो कि ना पिछले साल क्या किया था, इस साल क्या किया है, कंपैरिजन कर लो कहाँ कहाँ पे गलत काम हो रहा है। तो इन एक्यूरेट करने के लिए काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सिस्टमाइज करने के लिए ये डाटा को क्रिएट करेंगे और फिर उसे मेंटेन करके रखेंगे। ये नहीं होगा कि 2-4 साल के रिटर्न दरमियान में मिस हो जाएगा, किसी ने फाइल की हुई है। आप जैसे ही लॉग इन होते हैं एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर, आपका सारा डाटा आपको मिल जाता है, जितना भी आपने फाइल किया हो। कभी मिस होता है? नहीं होता। रिसेंटली बस एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वेबसाइट ही मिस हो गई। रिसेंटली एफबीआर के साथ हुआ था कि एफबीआर की वेबसाइट ही कुछ दिन घूम रही, लोग लॉग इन होना चाहते थे, वेबसाइट होती नहीं थी आगे। इवन कि रिसेंटली बैंकों के साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, तो बड़े बड़े मास्टर लोग बैठे हुए, तो इसलिए हमने अपनी चीजें ओपन छोड़ी है और आप लोगों को तरला मारा हुआ कि तुम लोगों ने क्या हाल करना है, क्योंकि देखो जो इरादा करके आज उसने ले जाना, चोर के आदमी पकड़ा दिए। हमने कहा भाई तुम ही मुहाफिज होगी, तो देखते हैं भाई कौन कौन मुहाफिज रहता है। नहीं रहोगे तो कोई नहीं, लेकिन हमने आप लोगों को कहा हुआ है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ ना कुछ ख्याल करेंगे। कोनी सर अगर 3000 सब्सक्राइबर होंगे तो हो सकता है लाख भी हो जाए। हाँ लाख सब्सक्राइबर भी हो जाए। हाँ, नहीं देखे ना, ठीक है, अगर इधर से नहीं आएगा तो अल्लाह ताला किसी और साइड से आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। ये वैसे मसला तो नहीं है इस चीज का, क्योंकि हमारा तो पाकिस्तान का वैसे जीपीएस सिस्टम भी अपना नहीं है। हाँ, जीपीएस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के पास अपना पाकिस्तान का क्या अपना कुछ भी नहीं है। हमने जब थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो एफबीआर बनाया, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, आईआरएस। आप अमेरिकन आईआरएस खोल के देख लो, सेम हमारा आईआरएस और अमेरिका का आईआरएस सेम है, तो हमने कहाँ से उठाया हुआ है? पाकिस्तान ने कहाँ से उठाया हुआ है? इन्होंने भी चोरी किया हुआ है ना। हमने एफबीआर जिस चीज पे रन हो रहा है वो सारे का सारा कॉपी किया हुआ है। हमने अमेरिका का वो उठा के किसी तरह भी घुस के देखा है हम लोग, असलम का सारा कॉपी कर लिया मैंने, तो हर चीज वही चला रहे हैं आप। सब कुछ कॉपी किया है। आई नहीं ऐसा है। हाँ, तो लेकिन आप तो सब ख्याल करोगे हमारा। ठीक है, अच्छा, प्लीज ना, मुझे आने वाले दिनों में बाकी भी हम सारा कुछ शेयर कर देंगे, लेकिन अगर पता चला कि इस तरह सेल आउट हो रहा है तो हम फिर रोक देंगे। उसमें नुकसान जो है वो आप लोगों का ही होगा मैक्सिमम, तो हम यही कर सकते हैं कि आप लोग प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। अच्छा, पावर ये हमें पता चल गया, मेंटेन डेटाबेस बना लिया, उसको मेंटेन भी करना है। इसमें याद रखिएगा कि एक बात कहता है कि एफबीआर अपने डाटे को क्या दूसरों से के साथ शेयर कर सकता है? वो कह रहा है कि देखो कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सूबा पंजाब के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि तुम हमें डाटा दो, हम तुम्हें डाटा देते हैं। पीआरए के पास हम जाते हैं, वो डाटा नहीं देते, देते हैं, ठीक है। नैब और एफआई वाले देते नहीं है, वो तो गले से पकड़ के लेते हैं, वो सारे आके एफबीआर से लेते हैं डाटा। तो ये है कि ट्रांसफर ऑफ डाटा हो सकता है, अगर पेपर में आए तो ट्रांसफर ऑफ डाटा एज पर लॉ अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट्स एफबीआर दे सकता है। सेकंड, क्या एफबीआर इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए किसी और को भी कह सकता है कि हमारे बिहाफ में मेंटेन कर दो? हाँ जी, कह सकता है।
कि वो कलेक्ट करे डाटा और मेंटेन करे हमारे प्राल एफबीआर। ठीक है, तो ये उन्होंने कानून बना के इजाजतें दे के फिर ये सारे काम किए हुए हैं एफबीआर ने, और एफबीआर ये एक्चुअली कर रहा है, ये शेयर भी कर सकता है और ये किसी और को एडवाइस भी कर सकता है कि हमारे बिहाफ पे ये काम करे। फिर ये हुआ कि जब ये एफबीआर एक्ट 2007 आया तो उस वक्त हमने ये बड़ा क्लियरली पढ़ लिया कि उससे पहले सीबीआर एक्ट 1924 था। 15 की हेडिंग बताएं। आसान नाम है ना आपका? जी सर। 15 की हेडिंग बताएं। Continuance in force. कंटिन्यूएंस In force. इन फोर्स। तो यहाँ पे ये कहना जा रहा है कि जारी रहेगा फोर्स रहना, पावर रहना किसकी? कहते हैं कि सीबीआर ने भी कुछ मुआहदे किए होंगे, सीबीआर ने कुछ एग्रीमेंट किए होंगे, सीबीआर ने कुछ ऑर्डर किए होंगे, सीबीआर की कोई प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी। जैसे एफबीआर का ऑफिसर ऑर्डर करता है और अपने ट्रिब्यूनल के बाद प्रोसीडिंग्स कहाँ चली जाती हैं? हाई कोर्ट में चली जाती हैं। तो जिस दिन को सीबीआर खत्म हो रहा था और एफबीआर बन रहा था, तो क्या इन्होंने सारी पहले प्रोसीडिंग्स खत्म की, एंड की, और फिर कहा अब एफबीआर बनाते हैं? वह यही हुआ होगा। और इसी तरह है कि सीबीआर खत्म होने जा रहा है, एफबीआर उसे टुक ओवर कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी केसेस सीबीआर के थे वो एफबीआर के नाम पे कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो खत्म हो जाएंगे और नए सिरे से काम होगा, नहीं, उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा। सीबीआर ने, हाँ, नेम चेंज हुआ, बंदे तो वही थे, ये सीबीआर के मुलाजिम थे। जिस दिन एफबीआर बना ये एफबीआर के मुलाजिम बन गए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सीबीआर के मुलाजिम खत्म, एफबीआर के सारे नए मुलाजिम लेके आएंगे। वही था ना कि जो सीबीआर का मुलाजिम था अब वो कहता है कि मैं सीबीआर का नहीं, मैं एफबीआर का मुलाजिम। तो यही वो कंटिन्यूएंस की तरफ लेके जा रहा है कि जो जो एक्शन, जो जो ऑर्डर, जो जो प्रोसीडिंग्स सीबीआर ने की हुई हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, वो एंड नहीं हो जाएगी अनटिल अनलेस प्रोविजन लाई है एफबीआर एक्ट के अंदर कि इनको विड्रॉ कर लिया जाता है, इनको रिसेंडेड कर लिया जाता है, फिर तो हो जाएंगी। अगर नहीं तो जनरली वो सारी की सारी कंटिन्यू रहेंगी, इन फोर्स रहेंगी, इन फील्ड रहेंगी, अप्लाई होती रहेंगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ना लेस अट्रैक्टिव है एज कंपेयर टू सेल टैक्स, एज कंपेयर टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एज कंपेयर टू इनकम टैक्स, क्योंकि ये सीधी सीधी बात है ये वाला कि कंटिन्यू इन फोर्स रहेगा। हाँ जी जी रहेगा। उसमें सेल टैक्स एक्चुअली आपके फील्ड के, अपनी आपकी लाइफ के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। इनकम टैक्स में आपके लिए चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये तो सिंपल है, रटा लगाने वाली बात है ये टोटली। अच्छा, फिर वो ये देखिए बात क्या कह रहे हैं 16 जी, बताएं 16 का भी। Properties and assets, एंड एसेट्स etc. To vest in the board. टू। Vest in the board. अब देखें तारिक साहब, जो कारपोरेट टैक्स ऑफिस मौजे दरिया रोड था, जब सीबीआर खत्म हुआ तो सीबीआर के साथ बिल्डिंगें गिरा दी गई थी। ठीक है जी। हुआ ये था कि जब वो बना तो ये जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी एसेट्स थी, वो ट्रांसफर हो गई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम पे। रेनोवेट चले होगी, उन्होंने पूछा कर दिया क्योंकि नाम तो चेंज होना था ना, तो उन्होंने कहा वो बोर्ड उतार के सीबीआर का नहीं, अंदर से भी रेनोवेट किया था, 21 करोड़ रुपए लगा दिया था इन्होंने। हाँ जी, अंदर से भी रेनोवेट किया गया था। 3 मीटिंग लेकिन प्रॉपर्टी और एसेट्स वो जो सीबीआर के थे वो एफबीआर के रहे। ठीक है, तो उन्होंने, क्योंकि हमारे पास एक एसेट ऐसा मौजूद है जो उस वक्त हिस्सा थे, तारिक साहब का वो दर्शन नहीं करवाते थे आप लोगों को, लेकिन जब ये सीबीआर की वफात हो रही थी और एफबीआर की पैदाइश हुई थी, तो तारिक साहब उस वक्त वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टीज और एसेट्स जो सीबीआर के थे वो ट्रांसफर हो गए एफबीआर को। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं होगा कि एफबीआर सीबीआर खत्म हो रहा है तो आर्मी आके सीबीआर के एसेट्स वो ले जाए,
पुलिस आए तो वो आधे एसेट्स वो ले जाए, नहीं जी, वो जो भी इसके CBR के थे वो किसको मिलेंगे, FBR को मिलेंगे। और जो रिकॉर्ड वहां पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड कोई और उठा के ले जाए, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान आने के रिकॉर्ड जो फाइलें पड़ी हुई हैं वो हमें दे दें। रिकॉर्ड में बड़ी कंप्लेन। रिकॉर्ड देख लो, वो हर चीज बता रहे हैं कि रिकॉर्ड में घपले भी हुए थे कि जिसके अभी एक नई चीज बन रही है, तो दरमियान में जिसको इन्होंने टीका लगाना था, वो टीका जिसको लगना था वो बंदा आ गया कि यार इतना बड़ा काम चल रहा है इतने बड़े लेवल पे, मेरा रिकॉर्ड तो दरमियान में से माइनस करवाओ ना, मेरी जो सारी की सारी गलत कार्रवाइयाँ इसमें महफूज हैं ये मुझे दो, ठीक है, और मुझसे जो लेना है वो लो। तो ये वो जितना रिकॉर्ड था वो सारे का सारा जो CBR का था वो FBR का बन गया था, लेकिन शिफ्टिंग में आगे पीछे हो जाता है फिर। ठीक है जी। फिर जब आप कोई चीज़ एक से दूसरे को मिलती है ना, अगर आप बिजनेस एक अक्वायर करते हैं तो उसकी अगर लाइबिलिटीज है तो वो भी मिलती है, उसके जो राइट्स हैं वो भी मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि राइट्स और लाइबिलिटी भी CBR से FBR को ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होती है कि FBR ने इंटेलेक्चुअल काम तो कम किए होंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो किए होंगे दानिशवरों वाले, तो अगर इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो वो भी CBR से FBR को ट्रांसफर हो जाएगी। फिर इनकी बात आ गई थी 17वें पे जी, 17वें पे था Nuance of service continuance of service of the employee. ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये तारिक साहब उस वक्त एम्प्लॉय थे FBR के, सॉरी CBR के, तो जिस दिन CBR से FBR बना तो इनकी मुलाजमत जारी रही, ये नहीं हुआ कि मुलाजमत डिसकंटिन्यू हो जाए। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉइज थे FBR के CBR के, सॉरी अभी क्योंकि FBR कर करके तो CBR को लाना मुश्किल हो रहा है। तो उस वक्त जो CBR के एम्प्लॉय थे वो FBR के एम्प्लॉय बन गए और उनके कार्ड जो है वो FBR के इशू हो गए और CBR के खत्म हो गए। ये है कि जारी रहे। फिर वो कहता है कि अगर कोई अथॉरिटियाँ थी जो बनी हुई थी, उसमें उनके जो प्रोग्राम चल रहे थे, जो उनके फंक्शन थे, वो सारे के सारे भी कंटिन्यू रहे और अनटिल अनलेस उनको रिसेंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। फिर कुछ लोगों ने कुछ रेफरेंस फाइल होते हैं, ठीक है, तो अगर CBR को रेफरेंस था, रेफरेंस टू CBR, Reference to CBR of revenue. CBR, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो अगर जो रेफरेंस फाइल हुए थे CBR को, वो समझे जाएंगे कि वो हो गए हैं FBR को। SRO स्टैंड्स फॉर रेगुलेटरी ऑर्डर भी है, स्टैट्यूटरी और उसका भी है। स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर। FBR एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछता है ना, अगर FBR एक्ट 2007 में SRO क्या है तो आपने क्या कहना है, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर आप कहेंगे। यूज कर सकते हैं। हाँ, नहीं यहाँ पे अगर वो 2007 में कह रहे हैं FBR एक्ट के मुताबिक क्या है तो फौरन आपको ये वाला लिख देना चाहिए। फिर वो कहता है 19वां भी जी बोल दें। जी सर। Board may impose any fee or charges. बोर्ड में Impose any fee and charges। अब क्या होने लगा, कहता है बोर्ड को इख्तियार दिया जा रहा है, अगर बोर्ड कोई सर्विसेज दे रहा है आपको, कोई आपको चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसके वो फी भी ले सकता है और चार्जेस भी आपसे चार्ज कर सकता है। होगा क्या, लाइक वो काफ़ी लेने जाते हैं तो बोर्ड आपको दे रहा है, आप बोर्ड से कोई वैल्यूएशन करवाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी का बता दो कि क्या रेट शीट है, हमारे ये एसेट्स हैं इनके बारे में आप बता दें कि क्या वैल्यू है, तो आपको बोर्ड सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विसेज देने की फ़ी भी ले सकता है, चार्जेस भी ले सकता है। आप ये नहीं कह सकते जाके कि बोर्ड को तो हमने कुछ नहीं देना, ये तो सरकारी अदारा है। तो सरकारी अदारे को FBR एक्ट 2007 के थ्रू एम्पावर किया जा रहा है कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप फ़ी और चार्जेस
ले सकते हैं। 20वें नंबर पे जी वो Act to override other law. हाँ, तो कहते हैं जी कि देखो ये हर कानून में लिख दिया जाता है कि अगर कोई चीज इसके तसादम में है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है इसकी प्रोविजंस में और दूसरे की प्रोविजन में, तो ये ओवरराइड कर देगा, ये उस अमल दरामद कर देगा, वो नीचे वाला उसको नीचे कर दिया जाएगा, इसको ऊपर मान दिया जाएगा। ठीक है, ये ओवरराइड कर देगा। ये पूरे का पूरा सेक्शन है। आगे बोले जी। Power to make rules, section 21. हाँ, तो ये मुझे किसमें कह रहे हैं कि एफपीआर के पास पावर है कि ये रूल्स बना सकता है। अब मुझे ये बताओ सेल टैक्स एक्ट में वो कहाँ किस सेक्शन में रूल बनाता है? 50 में। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कहाँ रूल बनाता है? किस सेक्शन में? और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहाँ जाके वो रूल बनाता है? बताए जी सेक्शंस। सेल्स टैक्स में 50 है और सेक्शन 50। ये एक नंबर हो गया। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में बताएं। ये डेफिनेटेड रूल्स वाला जो होता है ना, हमेशा एंड वाले कुछ सेक्शंस में होता है, एंड वाले। तो बताओ, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का भी बताओ जी। जी कोई स्टूडेंट उधर से बता दे जी हमें। 37 जी ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा जी। और एफडी का भी बता दो जी। तो ये मैंने कहा है कि रूल्स बनाने वाले सेक्शन, आप लोगों को पेनल्टियों वाले सेक्शन, आप लोगों को डिफॉल्ट से चार्ज वाले सेक्शन, ये सब के याद होने चाहिए। और एफबीआर के एक्ट के अंदर कि जिस सेक्शन में कहा गया है कि एफबीआर रूल बना सकता है, ये भी याद होना चाहिए। ये आपने सेक्शनों के टाइटल जरूर याद करें। अच्छा, फिर वो याद कर लिया, कैसे टैली कर रहे हैं? अच्छा जी जी तारिक साहब। एफबीआर एक्ट 20 में क्या था? अभी 21 है। एफबीआर एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन जो है वो रूल्स को डील करता है? नहीं 20 का पूछ रहे थे, 20 में क्या था? तो 20 में है ना एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। एक्ट दिस एक्ट एफबीआर एक्ट टू ओवरराइड टू अदर लॉज। ठीक है, अभी ये 21 में है। ये याद करने के लिए कि रूल्स अगर याद करने हैं तो ये तमाम जो कानून है जो पेपर में हमें कहा गया याद करके आओ, उनके अंदर कहाँ कहाँ पे है कि एफबीआर रूल्स बना सकता है। ठीक है, अभी जी 22 जो है पावर टू मेक रेगुलेशन है कि एफबीआर रेगुलेशन बना सकता है। और टोटल सेक्शन कितने हैं जी? टोटल सेक्शंस कितने हैं एफबीआर एक्ट के जी? 24। ये याद रखिएगा। अच्छा, तो 23 के बारे में बता दीजिए कि 23 क्या कहता है। एक मिनट ठहरिएगा बस। इसको आपने ना एक एक लाइन का पूरा पूरा सेक्शन है, पावर टू मेक रेगुलेशन। अच्छा, आगे जो है 23 को करें। Repeal and saving. रिपील And saving. एंड सेविंग। ठीक है, ये 23 सेक्शन कह रहा है कि सीबीआर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट को हम खत्म कर रहे हैं। इसके थ्रू इस सेक्शन में वो बता रहा है कि उसको समझा जाए कि वो रिपील हो गया है और उसकी जगह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 पावर में आ गया है, इन फोर्स में आ गया है। लेकिन साथ में सेविंग भी लगा दिया। कि सेविंग इसलिए कहा कि अप टू द एक्सटेंट जिसको कहा गया है जिन सेक्शंस को, वो चलते रहेंगे और बाकी जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रिपील हो जाएंगे। क्योंकि इसका हमने जब सेक्शन 1 पढ़ा था तो उसमें उन्होंने क्या कहा हुआ था सेक्शन 1 के अंदर, अगर किसी ने उसको रीड आउट किया है तो सेक्शन 1 में यही कहा था उन्होंने कि ये वाला सेक्शन फौरन लग जाएगा और बाकी सेक्शन को फोर्स जो है जब जब कहा जाएगा गवर्नमेंट तब तक उनको फोर्स मिल जाएगी। तो इसलिए 23 में कहा जा रहा है कि ये रिपील हो गया है एंड सेविंग। लेकिन यहाँ तक एक्सटेंड तक जो है सेविंग है कि वो जो जहाँ जैसे कहा गया वो फोर्स में रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनको भी निकाल दिया
जी, और एंड वाला क्या है जी? Removal of difficulties. तो ये सब में आया है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, पता है जी सब में आया है ये 57 में है, 29 सेल टैक्स में से, और यहाँ पे आखिरी है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। ये क्या होता है? सॉरी सर, ये 59 ठीक है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है? वो टैक्स पेयर के लिए डिफिकल्टीज खत्म करना ताकि वो इजीली टैक्स पे एग्जैक्टली यहाँ यही कहा जा रहा है कि देखें कि एफबीआर एक्ट की प्रोविजंस इनको अप्लाई करते हुए जहाँ जहाँ मुश्किलात आ रही हैं, देखो 1 से लेकर 23 तक है, उनको अप्लाई करना है, इसलिए कानून साजी की गई। तो कहते हैं इसको अप्लाई करते हुए, ताकत देते हुए, ग्राउंड में लाते हुए, अगर जहाँ जहाँ पे भी मुश्किलात आएंगी, जहाँ जहाँ पे कंफ्यूजन होगी, वो कौन रिमूव करेगा? वो एफबीआर रिमूव करेगा, वो आसानियाँ पैदा करेगा ताकि इनकी एप्लीकेशन हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली बैच 1 स्टूडेंट्स, अगर वो इस वक्त भी क्लास से उठ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं कि उनका जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं, पूरी हो गई। ठीक है, तो आप हम यहाँ से डिसकंटिन्यू करके तो हम सेल टैक्स एक्ट की कुछ चीज़ें हैं जो बैच 3 के लिए हैं उनकी तरफ आ जाते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। अरे साहब आज के दिन तो बैठे ना यार, कि जाना है? चलो कह रहे हैं अच्छा चलो, तो एफबीआर एक्ट फंड एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों जो हैं ये बैच 3 की भी हो गई है। मतलब बैच 3 में है ना? यस सर। हाँ, तो साथ साथ में इनकम टैक्स देख रहे हैं ना आप, वो देखा जो सेंड किया हुआ है वो कर रहे हैं ना साथ साथ, उसको भी साथ साथ करते रहिएगा। और ये होपफुली कि जो पहला पेपर है आप लोगों का, जो पहला पेपर मीन कि जो मैं ले रहा हूँ वो इंशाल्लाह जो मंडे को है, वो स्टार्ट कमिंग मंडे को हम इंशाल्लाह आपका वो पेपर ले लेंगे। जहाँ से मर्जी आए, आप किस चीज़ का डर है? अब आपने ये क्वेश्चन निकाला। हाँ, आप वो दिन गए, वो परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में मशहूर हुआ था, वो दिन गए जब गोली मारी और पहाड़ पे चढ़ के, वो बड़ा चला हुआ था ना उन दिनों में। सही जो मैं उनके बारे में बताइए। क्लास चल रही सही जो भी क्लास चल रही है ये लगा, हाँ जी ऑनलाइन अभी क्लास चल रही है, बैच 3 ले रहे हैं साथ। हाँ हाँ बैच 3 वाले हैं। सर कर दिया आपने। हाँ, सर ये बैच 1 वाले जो है पास करे तारीख साथ फिर आज है, तो बैच 1 वाले जो है वो उनका कंप्लीट है, वो अगर बैठना चाहते हैं क्लास के अंदर रहना चाहते हैं रहें, हम आउट हो गया तो छोड़ते हैं। अब सर 120 एक खिलाड़ी पाकिस्तान में बैटिंग की है, 15 ओवर हुए। अच्छा, और साथ साथ हम आपको स्कोर भी बता देते हैं कि पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, 120 स्कोर है और और कितने के ऊपर एक आउट और एक आउट 70 के और ऊपर 5 ओवर है जी। इसका मतलब है कि इनको 50 तो करना चाहिए एक आउट होने की वजह से। 60-70 कर जाएंगे। हाँ 60-70 170 से करेंगे सर इंशाल्लाह। हाँ, तो इनको 50 कम से कम करना चाहिए। 10 अच्छे हैं, हाँ उधर अच्छे हैं उनके भी है। अच्छे बॉलर है ना। वीसी जो होटल अंदर में होता है वो इसी में खेला, वीसी जो आखिरी जो मैच फिनिशर है। अच्छा, हाँ तो पकड़ के उन्होंने इकट्ठे कर ली है। तो हम आते हैं जी, आप लोगों का क्या हुआ, कहाँ तक हुआ था जी? हाँ जी बताएं जी। और दूसरी की सर 62 से 70 इनकम प्रॉपर्टी से लेके लास्ट तक हो गए सेल टैक्स हो गया था सारा? इनकम प्रॉपर्टी किया था 15 वाला सेक्शन 15 की। नहीं, हम इनकम टैक्स का नहीं कह रहे, सेल टैक्स का है। सर एसटी का हमने 62 से किया था उनके साथ। आप इस पैटर्न की क्लास लेने आए हैं? अच्छा, अंदर ही आ गए। तो जैसे आप बेहतर सुनिए, जैसे आप
अच्छा, तो बात सेल टैक्स के बारे में हो रही है। तो सेल टैक्स के बारे में हमने क्या ये डेफिनेशन सारी कर ली थी? हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई। मैं कह रहा हूँ कि चलो आज जो पीछे 30-35 मिनट है उनको हम यूटिलाइज कर लें। हम जी आज हमने FBR एक्ट को कंप्लीट किया, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम रह गया। इसको ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ करो, मुझे ना सामने बिठाओ इसको इसी को ऊपर करो, क्योंकि ये सामने मेज में हिम्मत नहीं है। हाथ से कर दें ऊपर इसे, ये ठीक है। अच्छा जी, तो हम इसको चलाते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई टीयर 1 हो गया था जी, टीयर 1 रिटेलर हो गया था यार। नहीं, इसको ना हाँ जी, देखो नहीं, हाँ छोड़ दो। अच्छा जी, हम ना चलो डिस्कस कर। भुट्टो साहब आ जाए, क्लास में आए जी वापस। सेल टैक्स एक्ट की डेफिनेशंस हो रही हैं। काइंडली मुझे सिर्फ इतना अपडेट कर दें कि जो बैच 3 है इसका सेल टैक्स में लेक्चर इनको कौन कौन से मिल चुके हैं? 62 से 76 62 से 2 से 76 76 तक। तो ये इनका ये वाला पोर्शन कंप्लीट है। अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एक से लेकर कहाँ तक जाना है? इन्होंने यहाँ तक आपको हमने सेल टैक्स का करना है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस साथ साथ चल रहा है। अब ये भी हो चुका है, दूसरे की सेक्शन 2 जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो जारी है, और अब वैल्यू ऑफ सप्लाई पे बात आ गई है। वैल्यू ऑफ सप्लाई देखो, दो चीजें हैं जो कि नहीं यार प्लीज, तो हमारे भी मतलब रह गई इसमें लेक्चर। नहीं आपका कुछ नहीं रहा, अगर रहा है तो वो बाद में देख लिया जाएगा। आप बता दीजिएगा क्योंकि रहा क्या है, कुछ नहीं रहा, क्या रहा? सिर्फ वो 60 से 70 तक रह गई, वो वीडियो देनी। 60 to 70 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो था वो ये 50 क्लास तक। क्योंकि ये तो हमारा पैटर्न करते हैं उसको। पहले ये मुझे ना वैल्यू ऑफ सप्लाई बताने दो अभी, ठीक है? क्लास के बाद आप बता दीजिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये क्यों अहमियत की हामल है? तो यार ये इसलिए अहम है क्योंकि वैल्यू का पता होगा तो सेल टैक्स का पता चलेगा ना। दो चीजें हैं, एक है वैल्यू, एक क्या वैल्यू पे चीज आप बेचना चाहते हैं, और दूसरा है रेट ऑफ टैक्स जो है, जो GST है 17%। आप कैलकुलेट करते हैं तो इस पे बन जाता है 170। अगर आप इस वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप एक जीरो को खत्म कर देते हैं और कहते हैं जो मैं बेच रहा हूँ उसकी वैल्यू है 100 रुपया, अब बताओ टैक्स कितना होगा? ये लो। इसलिए बहुत जरूरी है आपको बताना कि वैल्यू ऑफ सप्लाई किसे कहा जाएगा। अगर आप ये नहीं कहोगे ना तो फिर आप टैक्स चोरी करोगे। FBR सेल टैक्स एक्ट 1990 के थ्रू सेल टैक्स की चोरी को तो रोकना चाह रहा है, तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कैसे करनी है। आप नहीं कहोगे बल्कि मैं बताऊंगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। तो जब वो बताता है तो वो आपने डेफिनेशन में बताता है, तो इसमें वो कहता है कि वैल्यू होगी, एक तुमने ये लिखा, साथ में लेट्स सपोज कि ये आप चीज बाहर से मंगवा रहे हो, पाकिस्तान से बाहर से चीजें इंपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट हो गया। आपने कहा कि कस्टम वालों की कि कितने का मैंने इंपोर्ट किया, वो कहते हैं ओके। इसके ऊपर वो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, लगती है। इसके ऊपर वो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाते हैं, लगती है। इसके ऊपर वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, लगती है। तो कहता है कि इन सब को जमा करके जो भी वैल्यू आएगी, लाइक ये 1000 है, 200 ये लग गई, 100 ये लग गई, 50 ये लग गई। तो जब सेल टैक्स लगना है तो आप डायरेक्ट इस पे नहीं लगाओगे, बल्कि वैल्यू कहोगे ये जमा ये जमा ये जमा ये, इन सबको इकट्ठा करके
फिर आप लगाओगे और लगा के फिर जो आप कहोगे कि इतना सेल टैक्स मैंने जमा करवाना है, ना कि आप इसको लगा के कहोगे मैंने यही करवाना है। तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक जो वैल्यू होगी उसमें तमाम चीजें शामिल होंगी सवाए सेल टैक्स के। फिर वो कहता है कि जब भी आपस में आप चीजों का लेन देन कर रहे होते हो तो क्या लेन देन लाइक मुझे मार्केट चाहिए तो मैं हमेशा पैसे दूंगा। हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसे तो मैं कहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है, आते हुए आप क्या करना मार्केट ले आना, मैं तुमसे फीस नहीं लेता, ठीक है। या वो कहता है जी कि मैं मंडी में होटलिंग का रहने वाला हूँ तो कहता है मैं फीस नहीं दे सकता, मैं कहता हूँ ठीक है आते हुए माल्टे की तीन वो ले आना पैकेट, मैं तुम्हें ऐसे ही बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे मिल रहा है इन काइंड कंसिडरेशन। जब भी आप चीज बेचते हैं तो बेच के आप क्या लेते हैं, कंसिडरेशन। क्या लेते हैं, ये जो मार्कर मैं लेने गया, मार्कर मुझे मिला और मैंने उसको पैसे दिए, तो ये क्या मैंने किया, मैंने कंसिडरेशन, ठीक है। तो वो कहता है कंसिडरेशन इन कैश भी हो सकती है और कंसिडरेशन क्या हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है। जब होगी कंसिडरेशन इन काइंड तो उस वक्त क्या वैल्यू लिखी जाएगी जो कि मल्टीप्लाई होगी रेट के साथ और सेल टैक्स जमा होगा। तो कंसिडरेशन इन काइंड होगी तो उस वक्त हमने कहना है फेयर मार्केट वैल्यू। आंसर्स में लिखा होगा तो आपने आंसर किसको टिक करना है, फेयर मार्केट FMV। अब आप कहोगे फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है सर, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू वो होती है जो कि एक प्रोडक्ट आम तौर पर आम मार्केट में जितने में बिक रही होती है वो फेयर मार्केट वैल्यू। आसान अल्फाज कि लाइक एक मार्कर है उसका रेट 50 रुपया मार्केट में, आप यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, वहां से ले लो, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, 50। तो जब आप इन काइंड आप तबादले कर रहे हो तो जो चीज तबादला होके आ रही है उसकी वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि वैल्यू के बेस पे टैक्स लगना है, तो फिर हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, तो फिर वो कहता है एक बेचने वाला होता है, एक खरीदार होता है। लाइक जाहिद बेचने वाला है, नवाज साहब खरीदार हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में एसोसिएट बन चुके हैं, तो एसोसिएट की डेफिनेशन हमने कर ली है, ठीक है। तो जाहिद बेच रहा है और नवाज खरीद रहा है, हालांकि प्रोडक्ट 1000 की है, तो ये कहते हैं कि यार ये मेरा स्टूडेंट है तो मैं इसको 100 की दे देता हूँ, ठीक है। तो 100 के ऊपर टैक्स लगेगा तो ये 70 रुपए, 7 रुपए 17 रुपए आ रहे होंगे। हालांकि यार टैक्स के लिए वो कहते हैं तुम जितने की मर्जी दो, ठीक है। तुम एसोसिएट हो, आपस में तुम फ्री दे रहे हो, भाई भाई हो, ठीक है। लेकिन क्या है, टैक्स पूरा दो, और टैक्स पूरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे आना पड़ेगा, ठीक है। आपस में तुम फ्री दे दो लेकिन टैक्स कैलकुलेशन के लिए मैं 100 नहीं इस्तेमाल होने दूंगा, मैं क्या कहूंगा 1000 को लो। अच्छा, कहता है किस्तों पे भी चीज बिकती है, किस्तों पे चीजें बिकती हैं। तो एक चीज अगर नकद मिल रही है 1000 की, तो क्या अगर हम 5 महीनों की किस्तों पर लें फिर भी 1000 की होगी, डेफिनेटली हमें कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। अब बताओ कि किस्तों पे ले रहे हैं, हमें 1000 की बजाय 1200 रुपया देना पड़ रहा है, अब टैक्स 1200 रुपये पे कैलकुलेट होगा या 1000 रुपये पे होगा, हाँ 1000। जो मेरे स्टूडेंट हैं वो पुराने वाले, उनको तो जो बैच वन वाले हैं उनको फौरन कहना चाहिए 1000 रुपये होगा, क्योंकि कह रहे हैं जो ओपन मार्केट प्राइस है उस दिन जो एग्जिस्ट है टैक्स उस पर हो जाएगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट चाहे 1500 में किस्तों पे जाए चाहे 2000 पे जाए, लेकिन जो ओपन मार्केट प्राइस है उस दिन एग्जिस्ट कर रही है, टैक्स के लिए वैल्यू वो ली जाएगी। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है कि वैल्यू है इतनी 1000, तो कभी आप चीजें लेने जाते हो तो ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा होता है, हाँ
ठीक है, तो वो कहता है कि अब ट्रेड डिस्काउंट आप दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट दे के आप क्या कर रहे हो, आप 1000 नहीं ले रहे बल्कि आप 50 रुपए कम दे के 950 में बेच रहे हो। अब बताओ कि सेल टैक्स 950 के हिसाब से जमा करवाओगे या 1000 के? वो कहता है कि दो चीजों को मीट करो तो फिर 950 पे करवा लेना, और अगर दो क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा 1000। अच्छा, वो क्राइटेरिया क्या है? कहता है तुम इनवॉइस बनाते हो जब कोई चीज बेचते हो, मैं जी मैं बनाता हूँ, कहता है इनवॉइस के ऊपर लिखोगे ये डिस्काउंट है। और दूसरा, जो तुम काम कर रहे हो वो बेसिकली वो जो वहाँ के सेट हुए कल्चर है, कस्टम है, वहाँ के जो पेट वर्ड है, मैं आपको पेट वर्ड बताता हूँ, वो बिजनेस प्रैक्टिस वर्ड क्या है? बिजनेस प्रैक्टिस। जो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है क्या है? ये नजर आ रहा है इसके अंदर नवाज? जो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है, अगर वो बिजनेस प्रैक्टिस है ही ऐसे कि वो इतने डिस्काउंट करके बेचते हैं, ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें मीट हो रही है ना, तो फिर तुम 1000 रुपये का करवाली किस पे कर लो, 950 पे। एफपीआर पे कोई इतराज नहीं है, एफपीआर खुद तुम्हें गाइड कर रहा है कि वैल्यू और सप्लाई इस तरह मालूम कर लो। अगर तुम ट्रेड डिस्काउंट देना चाहते हो दो, लेकिन दे के टैक्स इनवॉइस पे लिखो 1000 प्राइस थी, मैंने इतने % डिस्काउंट दिया, अब बच गया इतना, इस पे मैं सेल टैक्स जमा करवाने लगा हूँ, और ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। लाइक आप यूनिवर्स से डायनर से चीज परचेज करते हैं, वो सेल लगाते हैं तो एक्चुअल 3000 की 30% 23% डिस्काउंट, क्योंकि वो 23 मार्च आ गया, तो मैंने कहा 23% डिस्काउंट देते हैं, इतने की ले लें, उसमें वो सेल टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। सेल टैक्स फिर वो कम वाले पे करते हैं, ना के ज्यादा वाले। आगे चलते हैं। कहते हैं आप ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि सेल इतनी कर रहे हो कि अलग-अलग चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इकट्ठी आपने को बोली एक गांठ बांधी हुई है और वो बेच रहे हो, ठीक है, तो फिर वो कहता है कि आप हर चीज़ को अलग-अलग करके रेट करने की वजह से फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, उसके ऊपर आप निकाल दो और टैक्स पे कर दो। हाँ, कहता है कि इंपोर्ट करके चीजें लेके आ गए, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया था इंपोर्ट करके, तो इंपोर्ट करके तो हुए आप अपनी चीजों की कीमत कम बताते हो। नॉर्मली लोग जो इंपोर्टर होते हैं वो कहते हैं जी कि अगर उन्होंने $100 की मंगवाई है, कहते हैं हमने $5 की मंगवाई है, ठीक है, क्योंकि जितना कम बताएंगे उतनी कस्टम ड्यूटी कम लगेगी, उतनी एडिशनल कस्टम ड्यूटी कम लगेगी, उतनी रेगुलेटरी ड्यूटी कम लगेगी। तो देखो ये वैल्यू है ना, अगर ये वैल्यू ही कम कर दो तो क्या वैल्यू के साथ कस्टम ड्यूटी कम नहीं हो जाएगी? क्या रेगुलेटरी ड्यूटी कम नहीं हो जाएगी? क्या फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम नहीं हो जाएगी? जितनी भी सारी ड्यूटियां हैं वो वैल्यू के ऊपर तो बेस कर रही होती है। इसीलिए सही वैल्यू मालूम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वैल्यूएशन ऑफिसर भर्ती करती है। कस्टम में होते हैं या नहीं होते हैं, उनको भर्ती इसलिए किया जाता है कि आपने जो वैल्यू है ना वो सही से मालूम करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू वो कह रहा है कि अगर इम्पोर्ट होने वाली चीज़ें हैं तो जिस तरह कस्टम के सेक्शन 25 में कहा गया है वैल्यू मालूम करनी है, वैसे मालूम की जाएगी। तो जो इम्पोर्टर है उसकी वैल्यू पे आप सेटिस्फाई होकर नहीं बैठ जाएंगे, बल्कि कस्टम का जो सेक्शन 25 है उसको इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने वाला वैल्यूएशन ऑफिसर ही होगा। हाँ जी, 25, हाँ 25, हाँ वही 25 25। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। हाँ, फिर वो कहता है कि देखो सम टाइम ऐसे होता है कि इस वैल्यू पे झगड़ा बन जाता है कि एफआर कहता है जी कि आपकी वैल्यू 1000 नहीं है बल्कि 10,000 है। जो बेचने वाला है माल को वो कहते हैं जी मेरा है ही 1000 का, आप कैसे 10,000 कह रहे हैं? अगर 10,000 कहते हैं तो मेरे तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, मैं काम ही नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ काम, क्योंकि इससे तो मुझे नुकसान हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। आपस में तो साधम हो गया, डिस्प्यूट हो गया। कहता है फिर वैल्यू कैसे मालूम होगी? तो कहते हैं अगर इस तरह के हालात बन जाए और आप दरमियानी रास्ता निकालने पड़ता है तो वैल्यूएशन कमेटी बना दी जाएगी।
क्या सब मान के वजूद में आएगी? वैल्यूएशन कमेटी। ठीक है जी। वैल्यूएशन कमेटी के अंदर फिर क्या होगा? वैल्यूएशन कमेटी के अंदर दो पार्टियां होगी। ठीक है जी। एक पार्टी कौन होगी? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड कर रहे हैं उसके, जो कहते हैं ना अंजमान ताजरान, एक वो आ जाएगी और एक आ जाएगी FBR की तरफ से। ठीक है। और वो जो FBR की तरफ से आएगी और ये कमेटी जो बनेगी उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? कौन बना रहा होगा इस कमेटी को? कमिश्नर। हाँ जी, कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूट करेगा इस कमेटी को। अच्छा, फिर ऐसे भी होता है, जो अक्सर मैं एग्जांपल दिया करता हूँ, वो ये है कि यार सम टाइम ऐसे होता है कि आप चीज़ किसी और की होती है और उस पर काम कर रहे होते हैं। कैसे? जैसे फैसलाबाद में मिसाल दी जाती है कि फैसलाबाद में एक बंदा क्या करता है, वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है कपड़े को, तो उसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए सारे फंक्शन जो परफॉर्म करने हैं वो उसके पास नहीं होते। लाइक वो रॉ कपड़ा होता है, वाइट क्लॉथ रॉ वाला होता है, वो क्या करता है, वो रॉ लेके रंग करने वाले के पास भेज देता है, जो कि डायर होते हैं। डायर उसे डाई करता है तो वो कटिंग के लिए भेज देते हैं। कटिंग का यूनिट किसी और का होता है। कटिंग करके वो फिर स्टिचिंग वाले के पास चला जाता है, वो किसी और का होता है। हालांकि मलकियत किसी और की है। ये सारे के सारे अपना वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वैल्यू ऐड कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे इस अगर जो गुड्स है उसकी कीमत 100 थी, तो रंग वाले ने उस पर काम किया तो इसकी उसी 1 मीटर कपड़े की कीमत 120 हो गई। जब कटिंग वाले ने किया तो ये बढ़कर 130 पे पहुंच गई। स्टिच करने वाला करेगा तो ये 200 रुपये में पहुंच जाएगी। तो वो कह रहा है कि ऐसी सूरत में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? ठीक है, तो जितना जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। लाइक जो डाइंग वाला है, डाइंग वाला 120 का नहीं बेच रहा होगा, बल्कि उसने 20 का एडिशन किया, तो जितना उसने एडिशन किया वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, तो एक देखो, FBR किसी को छोड़ने नहीं जा रहा, किसी को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि IPPs हैं पाकिस्तान के अंदर। IPPs क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो पावर को बना रहे हैं, जो बिजली को पैदा कर रहे हैं, चाहे वो तेल जला के कर रहे हैं, चाहे वो गैस जला के कर रहे हैं। ठीक है, वो बिजली पैदा कर रहे हैं। बिजली पैदा करके क्या बिजली उन्होंने बेचनी है? जी बेचनी है। बिजली को खरीदता कौन है? वापटा खरीदती है थ्रू सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी, CPPA जी जिसे कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी है, गारंटी लिमिटेड। अच्छा, वो खरीदती है। तो जब वो IPP बेच रहा होगा इसको, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वापटा को, तो क्या जब ये बेच रहा होगा सेल टैक्स लगाएगा? चार्ज करेगा। वो सेल टैक्स के लिए वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होगी तो उसमें सेल टैक्स लगेगा ना। तो वो कह रहा है कि जो एक्चुअल जो सप्लाई की जा रही है वो होगी। इसमें कुछ होते हैं कैपेसिटी पेमेंट्स। ये थोड़ा सा एक पूरा एक IPPs जो है, इनका एक पूरा सिस्टम है इनको रन करने का। IPPs होता क्या है? IPPs जब बेच रहे होते हैं, जब एग्रीमेंट करते हैं कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर 250 मेगावाट दूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आगे से हाथ जोड़ देती है कि मैं नहीं दूंगी। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है, सर्दी आ गई या तो मौसम चेंज हुआ है, लोगों ने AC बंद कर दिए, तो हम क्या करें? तो फिर इनके आपस में एग्रीमेंट होता है, तुम लो या ना लो, मैंने तो जनरेटर चला दिए, मैंने बिजली कंज्यूम, मैंने वो जो ऑयल मंगवाया था फर्नेस उसको रन कर दिया, मैंने गैस मंगवाई हुई थी वो मैंने कंज्यूम कर ली, तो मेरी तो कंज्यूम हो गई बिजली। में तुम लो या ना लो, मुझे तो पीछे से पैसे नहीं मिल रहे। तो इनके कैपेसिटी पेमेंट के कुछ होते हैं एग्रीमेंट्स।
कैपेसिटी पेमेंट कि आप मुझे अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी मुझे पे करोगे। तो वो कहते हैं जो कैपेसिटी पेमेंट होती हैं, जो प्रीमियम होते हैं, इस तरह की और अमाउंट होती हैं, उन वो जब पे कर रहे होंगे तो उनके ऊपर जो है ना वो सेल टैक्स नहीं लगेगा, बाकी वाली वैल्यू जो होगी उसके ऊपर सेल टैक्स लग जाएगा। ये बात है। अच्छा, फिर वो कहता है गैस कंपनियां हैं, बिल्कुल SNGPL और SSGC है, स्विस सॉदर्न गैस और स्विस नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, लेस्को है, बिल्कुल है जी। इसी तरह गुजरावाला की होगी, कराची की भी कंपनी होगी इलेक्ट्रिक की। वो कहता है कि जब ये बेच रहे होंगे बिजली आम कंज्यूमर को, हम घरों में बिजली लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, गैस आती है, तो क्या इस पे सेल टैक्स नहीं लग रहा? लग रहा है। तो जब ये सेल टैक्स लगेगा तो इसके लिए कौन सी वैल्यू ली जाएगी? उसमें बिल के अंदर 5-7 सेगमेंट्स होते हैं कि मेरा पिछले महीने बिल आया, मैंने जमा नहीं करवाया तो मुझे लेट पेमेंट से चार्ज लग गया। होता या नहीं होता? ठीक है, तो वो कहता है कि क्या लेट पेमेंट से चार्ज को भी वैल्यू के अंदर शामिल किया जाएगा जिसपे अगले महीने पे टैक्स लगना है? तो वो कहता है LPS को शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी और जितनी भी चीज़ें होंगी सबको क्या किया जाएगा? शामिल कर दिया जाएगा। और उनके ऊपर फिर सेल और बहुत से सरचार्ज होते हैं, लेवीज होती हैं, वो गवर्नमेंट ने शामिल की होती हैं। तो कहते हैं उन सबको शामिल करो और फिर उसके ऊपर सेल टैक्स लो। ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हैं हम। देखो कि प्रोवेंस का कोई टैक्स है, कहता है वो भी शामिल कर दो वैल्यू ऑफ सप्लाई में, हालांकि ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में होना नहीं चाहिए लेकिन ये शामिल करवा देता है। कहता है फेडरल का कोई भी और है वो भी शामिल कर दो। ठीक है, कोई सेस है उसको शामिल कर दो। इस तरह सेस क्या था, कल भी मैंने बताया था, GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ताकि ईरान से गैस पाकिस्तान में लाई जा सके, हम पाइपलाइनें बिछाना चाहते हैं, इसलिए हम कंज्यूमर से सेस लेंगे बिल के ऊपर। ठीक है, वो ना बिछाई ना आई लेकिन सेस गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, अब तो खत्म हो गया। तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ शामिल किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में और फिर सेल टैक्स लगाया जाएगा। मतलब ये कि टैक्स पे टैक्स लगाया जाएगा। ये कर रही है गवर्नमेंट। फिर ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो गाड़ियां खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। तो वो कहते हैं कि लाइक गाड़ी खरीदी, मिसाल के तौर पर 10 लाख की, रजिस्टर्ड पर्सन ने, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन होना उसका जरूरी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, और बेच दी 12 लाख में। कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो कहा जाएगा वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन पे वो टैक्स देगा, ना कि सेल टैक्स इस पे चार्ज करेगा। इस पे नहीं करेगा बल्कि वैल्यू एडिशन के ऊपर करेगा। ये देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक बहुत बड़ा एक जो क्लास है डेफिनेशन क्लास में, और इसके अंदर अगर वैल्यू, इसको जब मैंने दूसरे में पढ़ाया होगा आपके पास रिकॉर्डेड मिलेगा तो आप देखिएगा कि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हुआ है। ऐसे ही है जी, बहुत डिटेल्स में कि इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, इसी को हमने बिजली के बिल को डिस्कस करने के लिए, फिर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट से जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खरीदती है किस मैकेनिज्म से खरीदती है वो सारा हमने डिस्कस किया होगा उसमें। अच्छा, तो भाइयों वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद हम आगे पढ़ लेते हैं और ये लास्ट पढ़ते हैं, कल फिर हम इंशाल्लाह जो है ना। और लिटरली मेरा भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं है, आवाज़ भी ठीक नहीं है और मैंने भी मेडिसिन ली हुई है। तो आजकल वेदर ही ऐसा है कि हाँ कि 72D में क्या कहते हैं वो, मैंने ये तो आप लोगों ने पढ़ ही दिया यार, विसल ब्लोअर का पढ़ लिया था।
क्योंकि हमने आपको वो जैसे आप बता रहे हैं कि 70 से लेकर 76 तक ही हो गए ना, तो उसमें एक विसल ब्लोअर भी था। विसल ब्लोअर को होता है जो कि सीटियाँ बजाता है, जो मैं कहता हूँ, और उसके सीटी बजाने पे ट्रेन चलती है। तो जहाँ पे टैक्स की एवेजन हो रही होती है, टैक्स की चोरी हो रही होती है, टैक्स लोग चोरी कर रहे हैं, तो वो टैक्स की चोरी को रोकने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक बंदा आता है जो आपके कान में बताता है कि जी वहाँ पे ये काम हो रहा है, साथ में सबूत भी लेके आता है। उस बंदे का नाम क्या रखा जाता है? ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होता है, ये बाहर से ही आता है। आपने टाउट जो छोड़े होते हैं, टाउट आता है, टाउट आके बताता है, और टाउट फिर बाद में जैसे ही बताता है वो समझ रहा होता है कि मुझे फ़ौरन इनाम भी दिया जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, प्रोसेस करके अगर उसमें से कोई टैक्स निकलता है तो टैक्स में फिर उसको बुलाया जाता है कि टैक्स आ गया, गवर्नमेंट के खजाने में आ गया, अपना हिस्सा आके ले जाओ। लेकिन उससे पहले उसे कुछ नहीं दिया जाता। फिर होलसेलर है। होलसेलर का वही है कि होलसेलर कौन होता है? जो होल बेच रहा होता है, सारे का सारा बेच रहा होता है। ठीक है, ट्रक बार बार के बिस्कुटों के जिस तरह पैकेट कहते हैं सारे बेच रहा होता है, ना कि टिक्की पैक्स बेच रहा होता है। जो टिक्की पैक्स हमने खाने हैं, हम लेने जाएंगे तो टेलर से लेने जाते हैं। तो होलसेलर होता है जो सारा का सारा कुछ बेच, होल मुकम्मल, तो बड़े बड़े लार्ज क्वांटिटीज़ में डील कर रहा होता है। और उसमें इसने सेल टैक्स में कहा कि होलसेलर में डीलर भी शामिल होता है। ठीक है, और ऐसे लोग जो कि कमीशन के ऊपर या डेफर पेमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो भी शामिल होते हैं। इसकी आखिरी डेफिनेशन जो है वो ज़ीरो रेटेड है। तो ज़ीरो रेटेड का आपको सबको पता है कि सेक्शन कौन सा डील करता है? 4 डील करता है। और ज़ीरो रेटेड का शेड्यूल कौन सा है? 6 नहीं, गलत कर रहे हो। ज़ीरो रेटेड का शेड्यूल कौन सा है? 6 शेड्यूल है ज़ीरो रेट का। 4 शेड्यूल है। क्या करते हो यार? 5 है, शेड्यूल 5। शुक्र है आप लोगों को याद आ गया कि 5 है, ये आना ही आना है। शेड्यूल 5 अगर 6 बैचेस में पेपर हुए, लाइक 6 या 7 में हुए, इसी तरह होगा कि सारे एक पेपर एट ए टाइम नहीं होगा, एट वंस नहीं होगा। किसी का 10 से लेकर 12 में हो रहा होगा, किसी का 2 से लेकर 4 में हो रहा होगा स्टार्ट में। तो ये किसी ना किसी को जरूर आएगा कि शेड्यूल कौन सा है जो जीरो रेटेड को डील करता है। तो इसी तरह घूमते फिरते रहना। उसने भी यही कहना है 4, 5, 6, 7। ठीक है, आप कह देना हाँ 6। तो वो हाँ वो कहेगा चलो ठीक है 6 कर दिए, चलो जाओ फिर घर। ठीक है यार, वही जो 13 तो है टोटल, और फिर हम बार बार उसको देखते हैं, लॉजिकली याद क्यों नहीं करते? तो जीरो रेट बेसिकली होता है कि यहाँ पे मैंने कहा वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं 1000। रेट हम जो सेक्शन 3 में जाकर रेट आता है वो 17%। ठीक है, वो कहते हैं ये 17% नहीं होगा बल्कि 0% होगा। इसीलिए जीरो होने की वजह से इसको जीरो रेट कहा जाता है, और इस वजह से जीरो टैक्स ये चार्ज करता है। तो इसको सेक्शन जो है वो 4 डील करता है, और इसको शेड्यूल 5 डील करता है। ये याद रखिएगा आप लोग, इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। ठीक है, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। बैच 1 कैन टेक रेस्ट, और वो जो है अपनी तैयारी पूरी करें। और बैच 1 को कंफर्म है कि इंशाल्लाह हम फर्स्ट पेपर अल्लाह के फजल से नेक्स्ट वीक में लेने जा रहे हैं उनका, और अपनी मुकम्मल तैयारी करके हैं। जी गुड, चलें इसको बात कर दें। पेज का कैसे मैनेजमेंट यार वो कभी कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं कि